नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुबह की चाय लाइव चीज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुबह की चाय इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं प्रतिदिन ऐसी कौन कौन सी बिहार की बड़ी घटनाएं हुई जिस पर आपका ध्यान गया अथवा नहीं गया तो इस कार्यक्रम के जरिए आप उन खबरों को जान सकते हैं। देखिए, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं और सुबह की चाय इस कार्यक्रम में आज 11 जुलाई को सबसे बड़ा दिन है उन लोगों के लिए जो नीट की परीक्षा दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज होनी है। 11 जुलाई अगली तारीख रखी गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आज इस मामले पर फैसला सुनाएंगे। इस पर हम आपको बताएंगे, आगे की जानकारी देंगे। इसके अलावा क्या पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, उन्होंने एक बार फिर से आरजेडी को बड़ा झटका दे दिया है। कैसे दे दिया है? रुपौली का उपचुनाव कल ही संपन्न हुआ है, लगभग 58% तक वोट पड़े हैं वहां पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं ने यूपी में संपर्क किया है, क्यों संपर्क किया है वो भी आपको बताएंगे। नीतीश कुमार ने भी 2-2 लाख रुपए सीएम राहत कोष से देने की घोषणा कर दी है और साथ ही साथ एक अपने जेडीयू के मजबूत सिपाही का टिकट भी फाइनल कर दिया है। रवि उपाध्याय जी हैं, इन तमाम खबरों पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे बड़ा दिन है आज, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज आ सकता है। आज तारीख है 11 जुलाई, क्योंकि गुरुवार का दिन है और पिछली सुनवाई जब हुई थी 8 तारीख को, तो उस दिन डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर जो दायरा बड़ा नहीं है, क्योंकि मोबाइल से जो पेपर था वो लीक हुआ था, अगर मोबाइल से लीक हुआ दायरा उसका बड़ा है तब तो फिर रीनीट होगा, परीक्षा फिर से होगी। ये गंभीर मसला है। देखिए, निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है और सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च फैसला एकदम आज का वही है और वही उम्मीद है कि आज हो जाएगा। हाँ, वो आज ऐतिहासिक। देखिए, कहीं ना कहीं लाखों छात्रों का भविष्य इसमें है। माने नीट की परीक्षा होगी नहीं होगी, क्या होगा, और वहां पर होकर देखिए लाखों छात्र छात्राओं तो है ही है, साथ में उनके पेरेंट्स अभिभावक भी पूरे देश भर से सबकी टकटकी निगाह लगी हुई है सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले पर। और यह बड़ी बात। और देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की जो आज इस पर जो नीट पर क्या फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि 8 तारीख को क्या हुआ आप देखा, उन्होंने कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि पेपर लीक हुआ है, ये तो बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ पटना में हुआ है, गोधरा में हुआ है? क्योंकि उन्होंने कहा कि 18 राज्यों में, देश के 18 राज्यों में पेपर लीक हुआ है, तो फिर कहां कहां हुआ, कितनी ज्यादा संख्या में हुआ, 4 तारीख को शाम में हुआ या 5 मई को सुबह से हुआ, उसका स्प्रेड जो हुआ, जो फैला, कितनी जल्दी फैला, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से फैला। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब पूछा है कि आप दायरा बताएं, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं, कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं। देखिए, निश्चित रूप से इसीलिए हम कहें कि आज जो फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का, ये फैसला तो यह अंतिम फैसला होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे में छात्र जो भी नीट के छात्र हैं वह पूरी तरह से, और उनके माता पिता अभिभावक सब परेशान हैं कि क्या फैसला होगा क्या नहीं सुप्रीम कोर्ट का। तो यह निश्चित रूप से आज ऐतिहासिक क्षण है, बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। निश्चित रूप देखना होगा 11-12 बजे तक लाखों लाख छात्र छात्रा और उनके अभिभावक की नजर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। हम उस खबर से भी अवगत कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, मनीष वर्मा पर आते हैं। मनीष वर्मा आईएएस अधिकारी रहे, उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। पिछले दिनों ही उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है। कल हमने उनसे खास बातचीत की। ऐसा दिख रहा है, क्योंकि देखिए मनीष वर्मा के अगर आप घर जाते हैं, पटना में ही उनका एक आवास है। पहले वो नीतीश कुमार के अतिरिक्त परामर्शी थे, उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया है। और जब मनीष वर्मा के आप घर जाएंगे तो बड़ी संख्या में जेडीयू के नेता कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए हुजूम लगाए हुए मिल रहे हैं। कल भी मिल रहे थे, मैंने इंटरव्यू किया, उससे पहले भी कई सारे लोग मिल रहे थे। तो लगता है कि मनीष वर्मा क्या आगे बड़ा पद पाएंगे, इस बात की चर्चा है। देखिए, निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में, देखिए हम लोग लोग भी, ये तो हम लोग तो सब जो डॉट से डॉट है उसी को मिलाते हैं, कड़ी से कड़ी मिलाते हैं। तो वही हम लोग जो देख पा रहे हैं कि मनीष वर्मा निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों में से रहे और उनकी हनक भी दिखाई पड़ती है। यूपीएससी और यूपीएससी से वो क्वालिफाइड हैं और आरसीपी की बात हमेशा आती है। आप देखिएगा, जब भी नीतीश कुमार की बात करिएगा तो आरसीपी सिंह की बात, और आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार के काफी विश्वसनीय और आईएएस मैंने यूपी कैडर के थे, और ये देखिए उड़ीसा कैडर के हैं। तो यह जो है तो, और ये लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहे, तो नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं विश्वास पात्र हैं। ऐसे में ही इनको जो है सो यहाँ पर आरसीपी सिंह की कमी जब हुई तो इनको लाया गया। नहीं, विश्वास पात्र हैं, कई बड़े पद पर हैं मनीष वर्मा, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने काफी संघर्ष किया है, बोरा लेकर स्कूल आते थे पढ़ने। आज उन्होंने बताया है
तो कल मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो बोड़ा लेकर के ही आदमी जाता था और स्लेट पेंसिल से लिखता था, बिहार शरीफ रहने वाले हैं। हाँ वो निश्चित रूप से, और स्वजातीय है नीतीश कुमार के, तो इसलिए इस लिहाज से वही हम कह रहे हैं कि वह कमी जो आरसीपी सिंह की कमी थी, वही कमी जो है सो मनीष वर्मा अब पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वह भी स्वजातीय, मतलब इनको संगठन में जगह मिलेगी, निश्चित रूप से संगठन में जगह मिलेगी। और इनको चर्चा तो ये भी है कि राज्यसभा भेजा जा सकता है, राज्यसभा जाएंगे मनीष वर्मा। एकदम चर्चा तो यह भी है पॉलिटिकल कॉरिडोर में। ऐसे में तो यह तो तय करना है एनडीए को, नीतीश कुमार को क्या करना है क्या नहीं, लेकिन इनको बड़ी जिम्मेवारी तो निश्चित रूप से संगठन नहीं, कई आईएएस आईपीएस पदाधिकारी उनके साथ रहे, आपने आरसीपी सिंह का नाम लिया, सुनील कुमार देखिए डीजी थे, आईपीएस अधिकारी थे, पटना के एसएसपी रहे, बिल्कुल अभी शिक्षा मंत्री है बिहार के। नहीं, मनीष वर्मा भी पटना के डीएम रहे, पटना का डीएम रहे, पटना का डीएम रहे, पूर्णिया का डीएम रहे, पूर्णिया का डीएम रहे, तो कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे। और मनीष वर्मा की जो स्वभाव है, उनका जो स्वभाव है काफी शालीन है, काफी अच्छे ढंग से व्यवहार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पीपल्स कनेक्ट उनमें है बिल्कुल, और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब उन्हें नीतीश कुमार दे सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन हाँ, इसीलिए देखिए मनीष वर्मा को लाना और इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में ज्वाइन कराना, तो यह सब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जहन में है, दिमाग में है, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही है, मुख्यमंत्री बिहार के साथ साथ वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जिम्मेवारी उन्हीं को देनी है, उन्हीं को तय करनी है। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है, लेकिन कहीं ना कहीं वह मनीष वर्मा को लाया है, एंट्री हुई पार्टी में इतने ताम झाम के साथ, तो निश्चित रूप से उनको बड़ी जिम्मेदारी, संजय झा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है बिल्कुल। संजय झा के साथ साथ एक और झा जी हैं जो नीतीश कुमार लगता है कि मजबूत करने में लगे हैं, कल देर रात को ही मिले हैं वो। देखिए निश्चित रूप से अभिषेक झा जो पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, और वो हर बात हाजिर जवाबी है, जो प्रवक्ता का जो फंक्शन होता है तो हाजिर जवाबी, तो निश्चित रूप से वह नीतीश कुमार और जेडीयू के टेस्टेड और ट्रस्टेड वो प्रवक्ता है, टेस्टेड और ट्रस्टेड, हाँ वो प्रवक्ता है, और हर उस घड़ी में जब विषम घड़ी आती है तो अभिषेक झा को ही खड़ा किया जाता है बोलने के लिए। वह देखिए दो ही प्रवक्ता जेडीयू में हैं, एक नीरज कुमार एमएलसी और दूसरे अभिषेक झा, जो तेज तर्रार प्रवक्ताओं में गिनती होती है। निखिल मंडल भी अच्छा बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी अंजुम आरा है, बाकी लोग हैं, अनुप्रिया है, वो अच्छा बोलती है, लेकिन अभिषेक झा को लगता है कि अब मौका दे रहे हैं नीतीश कुमार, निश्चित रूप से अब टिकट देंगे। निश्चित रूप से जो बात छन करके आ रही है, छन करके क्या, ये करीब करीब कन्फर्म है, तय है कि उनको स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वह सीतामढ़ी से वह उम्मीदवार होंगे, देवेश, हाँ तिरहुत से, वह देवेश चंद्र ठाकुर की जो सीट रिक्त हुई है वहीं से उनको जेडीयू वहां से उम्मीदवार बनाने, एमएलसी वाला वो चुनाव, एमएलसी के चुनाव स्नातक जो जो निर्वाचन क्षेत्र ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से वही होंगे, और उन्हीं को बनाने का। और देखिए बनाने का दूसरा तीसरा कारण क्या है कि देखिए, एक तो जातीय समीकरण भी आप साधिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी ब्राह्मण है, तीन को ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण से ब्राह्मण को वहां फिलअप, नंबर एक। नंबर दो बात, उसी इलाके के रहने वाले हैं, यह नहीं कहीं से बाहर से कहीं आयातित, कहीं से बाहर से नहीं आया, वहीं के लोकल, वहीं के लोकल फॉर वोकल। हाँ, तो वो लोकल फॉर वोकल जो नरेंद्र मोदी का नारा है, तो वही लोकल फॉर वोकल है। और वो देखिए सबसे बड़ा बात है कि नीचे से वह जेडीयू के निचले स्तर से कार्य करता, संघर्ष क्या है, संघर्ष कर, पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, रालोसपा में प्रवक्ता थे, काफी कम उम्र में संघर्ष किया, बिल्कुल। और अभिषेक झा काफी शालीन स्वभाव के हैं, सबसे मिलनसार है, बिल्कुल। देखना होगा अभिषेक झा कितनी लड़ाई लड़ते हैं आगे, ये अलग बात है। लेकिन अब बात हम करते हैं, जब लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो रुपौली उपचुनाव कल ही संपन्न हुआ, कल दिन भर संग्राम दिखा पूर्णिया में उपचुनाव के दौरान। शंकर सिंह, उनकी पत्नी धरने पर बैठ गए, बीमा भारती ने कह दिया, जो कि आजली कैंडिडेट हैं, कि प्रशासन ने खूब तंग किया पोलिंग बूथ पर काफी, लेकिन प्रशासन को सभी कहा गया, दावा किया गया कि जहां जहां पर लोग हावी होने की कोशिश करते हैं, प्रशासन कैसे किसी को हावी होने दे, चाहे किसी भी दल के लोग, तो उन्होंने वहां पर एक्शन लिया। तो बीमा भारती क्या लगता है, डरी सहमी है क्या, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो उन्हें 27,000 वोट आए थे, अगर इतना वोट विधानसभा में आएगा तब भी नहीं जीत पाएंगे। देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि अब चुनाव समाप्त हो गया, कल 58% वोट हुआ, हाँ हम लोग देख पा रहे हैं, 13 को परिणाम आना है, 13 जुलाई को, यानी कि परसों, हाँ परसों। तो अब आपको बोलने में कहीं कोई ये व्यवधान नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, जो कयास लगाया जा रहा है, हाँ जो कयास, वही कयास ही है, हम लोग तो कोई वहां पर भविष्यवक्ता तो है नहीं, वहां का वोटर है जो फीडबैक आ रहा है। आलोक जी एक चीज जान लीजिए, अमूमन यही होता है कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल जीतती है, और जिस तरह से वो दिन भर जो है सो घटनाएं होती रही, हाँ उपचुनाव में जो लगा कि उनको मारा जा रहा है, हमारे उसको हटाया जा रहा है, गाल बजाएगा, तो गाल बजाना, तो यह सब जो हो रहा था,
यह सब आपको क्या क्या संकेत समझ में आ रहा था? यह सब निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ता है जब आप पिछड़ते हुए दिखाई। और देखिए कलाधर प्रसाद मंडल जो कि जेडीयू के वहां पर, वह क्या कहे उनसे, जब पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव जो वहां के निर्दलीय एमपी हुए हैं जीत करके इस बार, और बीमा भारती, तो उनसे बोला गया कि बीमा भारती और पप्पू यादव, तो बोले कि देखिए पप्पू यादव और बीमा भारती हम नहीं जानते, जनता जिसको चाहेगी वही यहां से जीतेगा। लेकिन पप्पू यादव लगता है कि झटका दे चुके हैं। देखिए निश्चित रूप से साथ उन्होंने नहीं दिया आरजेडी का। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने पप्पू साथ यादव, नहीं दिया आरजेडी का, जो पक्की बात है। झटका तो दे दिया आरजेडी को। अब आप देखिए रहे हैं कि जिस दिन वहां पर तेजस्वी थे तो वो अररिया में थे, वो चलेगा रही। तो यह तो स्पष्ट एक दिखाई भी पड़ा। बार पप्पू यादव ने नहीं कहा कि आरजेडी को वोट दीजिए। बिल्कुल एक होता है कि लग कर मैदान में आना, कहना कि हाँ इनको वोट दीजिए, ये आरजेडी के महागठबंधन उम्मीदवार हैं। वैसे तो कुछ पप्पू यादव ने किया नहीं। वही हम कह रहे हैं ना उन्होंने कि तो मैदान छोड़ दिया। नहीं, मंच साझा तो किए नहीं, नहीं। उनका चुनाव हो गया, वो जीत भी गए। हाँ तेजस्वी यादव से लड़े, बीजेपी से लड़े, एनडीए से लड़े, और बिल्कुल वो जीत गए, विजेता बने। तो जब तेजस्वी यादव ने उनका साथ नहीं दिया या उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया, पप्पू यादव जीत गए, तो वो उनके कैंडिडेट को क्यों जिताने लगे? बिल्कुल ये तो स्वाभाविक है। निश्चित रूप से। और आप कितना, जब पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, अब से कुछ 2 महीना पहले ऐसे समझ लीजिए जाए, तो आप कितना उनको अच्छा अच्छा काम कर रहे थे जिससे कि वो जीत जाते। जी। यह भी आप यह नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आप अगर यदि उम्मीद कर रहे हैं किसी से, तो आप भी अपने देखिए कि गिरवा में झांक करके कि आपने भी उनके लिए क्या क्या किया, यह बात भी सोचना पड़ेगा ना। तो यह पप्पू यादव निश्चित रूप से जो छायावाद के रूप में बोलते रहे, तो ये समझ लीजिए कि बीमा भारती का कहीं ना कहीं वह भले धन्यवाद दे दे बीमा भारती, लेकिन इस बार झोल-झाल हुआ है। पप्पू यादव ने साथ नहीं दिया। झोल-झाल हुआ, हाँ, झोल-झाल हुआ। झोल-झाल हुआ है, इतना समझ लीजिए कि क्या झोल-झाल हुआ है, यह तो 13 तारीख को परिणाम आएगा, तो अब सब हम लोग देख ही लेंगे क्या परिणाम आ तो रहा है। कहा है मगध भाषा में कि माथा में केस कितना, तो ठाकुर कहते हैं कि बस काट दे बतानी, हाँ, बिल्कुल आवतानी से हाँ, केस गिन लिया अपने हाँ, से। जैसे मेरा माथा में जैसे है। चलिए, हाँ, आपका तो अनुभव काफी है। नहीं, अब बात करते हैं हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बिल्कुल एक दुर्घटना हो गई यूपी में, उत्तर प्रदेश में बस हादसा हो गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर वो बस हादसा हुआ, जिसमें कई लोग, लगभग अब तक 18-19 लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसमें कई बिहार के लोग भी हैं। नीतीश कुमार ने उस पर दुख व्यक्त किया है और 2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। सीएम राहत कोष से, मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की कोशिश की है। संजय मयूख ने भी बातचीत की है यूपी के डिप्टी सीएम से। बिल्कुल। देखिए उन्नाव बस हादसा में हुआ है, वह जो है सो लखनऊ हाईवे पर, जो माने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस आगरा हाईवे पर, हाँ वहीं पर हुआ है हादसा। और उसमें निश्चित रूप से संजय मयूख जो एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने बात की है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जी। और बात करके जो घायल हैं, जो जो मृतक हैं, सबको जो घायलों को तो बेहतर इलाज, बेहतर से बेहतर इलाज वो होने के कहने की वो आग्रह विनती किया है। और दूसरी बात कि जो मृतक हैं उनके लिए भी ब्रजेश पाठक से बात हुई है, संजय मयूख ने बात किया है। इधर नीतीश कुमार तो लगे ही हुए, नीतीश कुमार तो दुख व्यक्त किया और कह दिया है कि जो बिल्कुल उनके आश्रित हैं, परिजनों के, जिनकी मृत्यु हुई है, जो बिहार से हैं, बिल्कुल उस बस में हैं, सफर कर रहे थे, काफी बड़ी दुर्घटना हाँ हाँ, हुई है। 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि की बात उन्होंने की है। हाँ, नीतीश कुमार ऐलान ने कर दिया है। हाँ, उन 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि जो मृतक हैं उनके परिजनों को दी जाएगी मुख्यमंत्री राहत कोष से, वह तो ठीक है। लेकिन इधर संजय मयूख की हम लोग जो बात कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में, हाँ, तो वो उनसे बात करके संजय मयूख ने कहा है कि जो घायल है स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा भी वो देख रहे हैं हाँ, वहां पर, तो वो बेहतर से बेहतर इलाज हो इसकी। और तो उन्होंने आश्वस्त भी किया है जो डिप्टी सीएम वहां के ब्रजेश पाठक, संजय मयूख को, कि हर तरह से सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ और जितने घायल हैं उनको बेहतर इलाज करा रही, और भी जो मुकम्मल जो व्यवस्था हो सकती है वह यूपी गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। नीतीश कुमार भी, कल हमने देखा एक अजीबोगरीब वाक्या आया जब चर्चा कर नीतीश कुमार की। वो अब अधिकारियों को कह रहे हैं कि जल्दी काम कीजिए, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम आके आपके पैर छू ले हैं। ये देखिए गांधीवादी तरीका है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, पहले क्या करते थे कि काम करो तो सैंत देंगे, पहले जमाने में सैंत देंगे, ठंडा कर देंगे तुमको। अब नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई अब काम कीजिए तो हम आके आपके पैर छू लेते हैं, देखिए जल्दी काम कीजिए। वो चाह रहे हैं बिहार का विकास। एक चीज बहुत बारीकी से आप इसको, सब लोकतंत्र है, सबको क्रिटिसाइज करिए नीतीश कुमार की, इसको जिसको हाँ, मन निंदा करिए करनी चाहिए, लोकतंत्र वो है। करिए, लेकिन अलग विषय है। लेकिन नीतीश कुमार आप देखिए किस जगह पर और कहां पैर छूने की बात कर रहे हैं, वह बिहार के विकास के प्रति कमिटेड है।
काम जल्दी हो, काम जल्द हो। अधिकारी कह रहे थे कि हाँ। जून में होगा, उन्होंने कहा कि नहीं जनवरी फरवरी तक कर दीजिए। क्या दिक्कत है? और लोगों को उसमें माने कन्वीनियंट होगा, लोगों को आसानी होगी, लोग राहत महसूस और उन्होंने करेंगे। कहा भी कहा, देखिए जेपी गंगा पाथवे पर, गंगा पाथवे कितना अच्छा बन गया। अगर आप पटना से भी चाहें गुरुद्वारा जाना है, पटना सिटी जाना, तो कितना अशोक राजपथ की तरफ से जाम झेलना पड़ता था, गुलजार बाग की ओर से जाइए कितना, अगमकुआं पटन देवी की तरफ से जाइए, माफ कीजिए अगमकुआं की तरफ से जाइए, कितना जाम देखना पड़ता था, यातायात की समस्या होती थी। तो इस यातायात से निजात दिलाने के लिए निजात तो काफी मिलेगी। नहीं, जेपी गंगा पाथ में मरीन ड्राइव पकड़िए, सीधा चौक पहुंच जाइए। और ऐतिहासिक कंगन घाट है सब, वो गुरुद्वारा है, वहाँ ऐतिहासिक है, देश दुनिया की नजर होती है। प्रधानमंत्री खुद उस तब जेपी गंगा पाथवे पर सफर कर चुके हैं, अभी जब आए थे बिल्कुल चुनाव के दौरान, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने उस पर सफर किया है। इसीलिए कहें तो वो नीतीश कुमार उस लिहाज से बोलते हैं, और वो अधिकारी हो जिसको हो, प्रधानमंत्री सबसे वो उस लिहाज में बात करते हैं, आदर करते हैं, और पैर छूने की ठीक है, बात तक करते हैं। प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? काम कराने के लिए पैर छू कोई रहे हैं। दिक्कत नहीं। आप बिहार का काम कीजिए, जल्दी काम कीजिए ताकि लोगों को सहूलियत हो। देखिए, उस चीज को क्रिटिसाइज वाली नजर से नहीं देखिए, वह बड़कपन वाली नजर से आप पांचों उंगली बराबर थोड़ी है, सबकी सोच एक बराबर थोड़ी है, कोई सबसे ऊंचा सोचता है, कोई सबसे नीचा सोचता है। बिल्कुल सोचने की बात है, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। आपने सुबह की चाय कार्यक्रम में बहुत सारी खबर देखे हैं, बहुत सारी खबरों पर हमने चर्चा की है। आप लाइव साहब बन रहे हैं, हम प्रतिदिन सुबह की चाय इस कार्यक्रम के जरिए, इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आप तक हर वो खबर लेकर आते हैं जो आपको जाननी जरूरी है, जिस पर चर्चा होती है, और वह आपको विस्तार से बताते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।